Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So student, as in our last class we have already read the chapter number 4, Rafu Ki Sui, and half part was remaining. So today we complete the reading of the chapter and its explanation. So let's begin. तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जहां पर रफू की सुई और बोतल के टुकड़े के बीच में आपस में बात चल रही थी। तो सुई बोतल के टुकड़े से बोलती है, मैं एक औरत के बक्से में थी। सुई बोली, और वह एक बावर्चिन थी। उसके हर हाथ में 5 उंगलियां थीं और मैंने उसकी उंगलियों जैसी अहंकारी चीजें दुनिया में और कहीं नहीं देखी। तो बेटा सुई बताती है बोतल के टुकड़े को कि वो एक औरत के बक्से में रहती थी जो कि एक बावर्चिन थी, और वो जो औरत थी उसके हाथ में 5 उंगलियां थी, और सुई बोलती है कि उनकी उंगलियों जैसी अहंकारी चीज उसने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी। वे ही मुझे बक्से में रखने और उससे निकालने का काम करती थी। तो सुई बताती है कि वो जो उंगलियां थी वो मुझे बक्से में रखती थी और बक्से से बाहर निकालती थी। क्या वे अच्छे खानदान की थी? बोतल के टुकड़े ने पूछा। तो बोतल के टुकड़े ने सुई से बोला, क्या वो उंगलियां अच्छे खानदान की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुई ने जवाब दिया, लेकिन बहुत घमंडी। तो सुई बताती है कि वो जो उंगलियां थी वो बिल्कुल भी अच्छे खानदान की नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही घमंडी थी। उस उंगली परिवार में वे 5 भाई थे। वे बहुत गर्व के साथ रहते थे, हालांकि उनकी लंबाई अलग अलग थी। तो अब जो सुई है वो उस औरत की उंगलियों के बारे में बोतल के टुकड़े को बताती है कि वो जो उंगली परिवार है वो 5 भाई थे, मतलब उसके हाथ में 5 उंगलियां थी और वे बहुत गर्व के साथ रहते थे। और सुई ने बताया कि वो जो 5 उंगलियां थी वो बहुत ही गर्व के साथ रहती थी, और लेकिन एक बात है कि उनकी लंबाई अलग अलग थी। सबसे बाहर वाला अंगूठा था छोटा और मोटा। वह सबसे आगे चलता था और उसकी पीठ में केवल एक जोड़ था, जिसकी वजह से वह केवल एक ही जगह से झुक सकता था। तो सबसे पहले सुई बताती है कि सबसे पहले उसके हाथ में क्या था? एक अंगूठा, जो कि छोटा था और मोटा था, और वो सबसे आगे चलता था, और उसकी पीठ पर जोड़, मतलब जो जॉइंट होता है अंगूठे में जिसके सहारे हम अंगूठे को मोड़ सकते हैं, तो वो उसको बताती है कि उसकी पीठ में केवल एक ही जोड़ था, जिसकी वजह से वो केवल एक ही जगह से झुक सकता था। लेकिन वह कहता था यदि किसी आदमी से उसे छीन लिया जाए तो वह आदमी युद्ध में नहीं भाग ले सकता था। तो सुई ने उसको बताया कि अगर किसी भी आदमी से उसका अंगूठा छीन लिया जाए तो उसको किसी भी युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं रह सकता। गड्ढेदार मुंह वाली दूसरी उंगली अपने आप को मीठे और खट्टे में डुबोती रहती थी, सूरज और चांद की तरफ इशारा करती थी और लिखते समय काम करती थी। उसके बाद सुई ने बताया कि उसकी जो दूसरी उंगली थी, गड्ढेदार मुंह वाली दूसरी उंगली, वो क्या करती थी कि जैसे हमें कोई भी खाना बनाते हैं तो पहले उसको हम टेस्ट करते हैं, तो खट्टे और मीठे में हमेशा टेस्ट करने के लिए जिस उंगली का प्रयोग होता है वो उसकी दूसरी उंगली थी, और किसी भी चीज की ओर इशारा करने के लिए वो उस उंगली का प्रयोग करती थी, सूरज की ओर, चांद की ओर
इशारा करने के लिए, और लिखते समय भी यह उंगली काम में आती थी। तीसरी लंबी उंगली अपने कंधों के ऊपर से सबको देखती थी। उसके बाद वो बताती है कि उसके बाद जो तीसरी उंगली थी वो सबसे लंबी थी और वो दोनों अपने कंधों के ऊपर से दोनों तरफ देखती थी, मतलब वो सबसे लंबी थी इन पांचों में। सोना पहनने वाली चौथी उंगली अपनी कमर में सोने की पट्टी बांधे रहती थी और नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली कुछ भी नहीं करती थी और इसी बात का घमंड था। अब उसके बाद उसने बताया कि चौथी उंगली जो थी उसमें जो सोना पहनने वाली उंगली बोला जाता है जिसको, वो हमेशा अपने हाथ में सोने की पट्टी बांधे रहती थी और उसके बाद आखिर में एक नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली, वो कुछ भी नहीं करती थी और उसको इस बात का बहुत ही घमंड था। वह कुछ नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ करती रहती थी और इसीलिए मैं वहां से आ गई। तो सुई उसको बोलती है कि वो कुछ करती नहीं थी, बस केवल अपनी अपनी तारीफ करती रहती थी, तो इसलिए मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। और अब हम यहाँ चमकते रहेंगे, बोतल के टुकड़े ने कहा। उसके बाद बोतल का टुकड़ा उसको बोलता है, हाँ अब हम दोनों यहीं पर ही चमकते रहेंगे। इसी समय नाले में और पानी आ गया। मैं यहीं रहूंगी, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन यही मेरा गर्व है और मेरा गर्व सम्मान योग्य है। अब इसके बाद जैसे ही वो बोतल के टुकड़े से बोतल का टुकड़ा सुई से बात कर रहा होता है, ठीक उसी समय नाली में अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और तब सुई बोलती है कि मैं यहीं रहूंगी और वो कि मैं बहुत छोटी सी हूँ, और उसने बोला कि मुझे इस बात का गर्व है, चाहे मैं छोटी हूँ लेकिन मैं सम्मान के योग्य हूँ। और वह सुई वहीं गर्व से बैठी रही। उसे बड़े बड़े विचार आते रहे। मैं यह मान सकती हूँ कि मैं एक सूरज की किरण से पैदा हुई थी। अब वो जो सुई थी वो वहीं पर गर्व से उस नाली में बैठी रही और वहां बैठे बैठे उसको बड़े बड़े विचार आने लगे और उसने कहा कि मैं ये बात भी मान सकती हूँ कि मैं सूरज की किरण से पैदा हुई थी। मैं इतनी बारीक हूँ, मुझे सचमुच यह लगता है कि सूरज की किरण हमेशा मुझे नाले के नीचे ढूंढती रहती है। आह, मैं इतनी बारीक हूं कि मेरी माँ मुझे खोज नहीं सकती। तो सुई बोलती है कि मैं इतनी बारीक हूं कि मेरी माँ भी मुझको नहीं ढूंढ सकती। यदि मेरे पास मेरी आंख होती जो टूट गई है तो मैं रो सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए क्योंकि यह वृद्ध लोगों का काम नहीं है। तो यहाँ पर जो रफू की सुई है वो बोलती है कि अगर उसके पास आंख होती जो कि टूट गई थी जब वो बावर्चिन उसको चप्पलों के पास लेके गई थी, तो सुई टूट गई थी, तो सुई बोलती है कि अगर मेरे पास आंख होती तो मैं रो सकती थी। लेकिन उसने बोला, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि अच्छे लोग रोते नहीं हैं। एक दिन उस नाले में गली के कुछ लड़के कुछ खोजते हुए आए। यहाँ उन्हें कई बार पुरानी कीलें, एक दो पैसे या इसी तरह की चीजें मिल जाती थी। यह गंदा काम था, लेकिन इससे उन्हें मजा आता था। अब बेटा एक दिन क्या हुआ, रफू की सुई बोलती है कि उस नाली के पास गली के बच्चे कुछ खोजते हुए आए और यहाँ पर वो जो छोटे बच्चे थे वो या तो उनको नाली में कभी पुरानी कीलें मिल जाती थी या कभी एक दो पैसे मिल जाते थे, और ये गंदा काम था नाली में हाथ डालना और ये सब चीजें निकालना, लेकिन उन्हें यह काम करने में अच्छा लगता था। ओह,
एक चिल्लाया, जिसे सुई चुभ गई थी। यहाँ कुछ है। अब एक बच्चा जब नाली में ढूंढ रहा था कुछ, तो क्या हुआ, एकदम से उसके मुंह से आवाज निकली, ओह। क्यों? क्योंकि उसको हाथ में सुई लग गई थी। मैं कुछ नहीं बल्कि एक स्त्री हूँ, सुई बोली। अब जब उसने उस बच्चे की आवाज सुनी तो सुई ने उसको जवाब दिया कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं और कुछ नहीं बल्कि एक स्त्री हूँ। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसकी लाख निकल गई थी और वह काली पड़ गई थी। लेकिन काला होने से आदमी पतला दिखने लगता है, इसलिए वह खुद को और भी बारीक मानने लगी थी। अब हुआ क्या था, नाली में पड़े पड़े उस सुई की लाख निकल गई थी और अब वो जो सुई थी वो काली पड़ गई थी। और उसको ऐसा लगता था कि काली होने से आदमी पतला दिखने लगता है, तो वो अब अपने को पहले से भी और बारीक मानने लगी थी। वो देखो, अंडे का छिलका तैरता आ रहा है, लड़कों ने कहा और सुई को अंडे के छिलके में घुसा दिया। अब बच्चों ने देखा कि एक अंडे का छिलके का टुकड़ा वहां पर नाली में आ रहा है। तो बच्चों ने क्या कहा, लड़के ने उस सुई को उठाकर अंडे के छिलके के ऊपर रख दिया। वो देखो, अंडे का छिलका तैरता आ रहा है, लड़के ने कहा और सुई को अंडे के छिलके में घुसा दिया। सफेद दीवारों और कारनी में और काली में अच्छा दिखता है, सुई ने कहा। अब कोई भी मुझे देख सकता। अब जब उस लड़के ने उस सुई को अंडे के छिलके पे रख दिया तो सुई बोलती है, सफेद दीवारें और काली में, ठीक है, अच्छा दिखता है। वो कहती है ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आसपास जो दीवारें हैं वो सफेद हैं और मैं काली हूँ। अब कोई भी मुझे देख सकता है। अब सुई ने बोला कि अब मुझे आसानी से कोई भी देख सकता है। मुझे यही चिंता है कि पानी से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन वह अच्छी भली थी। यदि किसी का लोहे का पेट हो और वह यह ध्यान रखे कि वह आम आदमी से थोड़ा अलग है, तो पानी में किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती। मेरी तबीयत ठीक है, जो जितना बारीक होता है उतना ही परेशानियों को सहन कर सकता है। तो अब जो सुई होती है वो बोलती है कि मुझको केवल एक ही बात की चिंता थी कि पानी में रहते रहते कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल अच्छी भली थी। और उसने बोला कि यदि किसी भी व्यक्ति का पेट, किसी भी चीज का पेट अगर लोहे का होता है तो वो व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है और पानी में रहकर भी उसकी तबीयत खराब नहीं होती। और इसी तरीके से मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। और उसने बोला जो जितना बारीक होता है वो उतना परेशानियों से दूर रहता है, यानी जो जितना पतला व्यक्ति होगा उसको कम परेशानी होती है। छटाक, अंडे का छिलका टूट गया, क्योंकि उसके ऊपर से एक हाथ ठेला निकल गया था। अब क्या हुआ, अचानक से एक छटाक की आवाज आई और देखा कि जो अंडे का छिलका था वो टूट गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक हाथ ठेला निकल गया था। हे ईश्वर, कोई किसी को कैसे कुचल देता है। सुई बोली, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। अब वो जो सुई थी पहले भगवान से कहती है, हे भगवान, कोई किसी को कैसे कुचल सकता है। किसी को दिखाई नहीं देता कि नीचे कुछ है और वो उसको बिना देखे ही कुचल के आगे बढ़ रहा है। उसके बाद सुई बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। लेकिन उसकी तबीयत सचमुच खराब नहीं थी। हालांकि हाथ ठेला उसके ऊपर से गुजर गया था, फिर भी वह वहीं लेटी थी और वहीं लेटी रहेगी। और फाइनली जब लेकिन वो बोल रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ,
लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और चाहे उसके ऊपर से हाथ ठेला गुजर गया था लेकिन फिर भी वह वहीं लेटी रही। ठीक है, और वो वहीं पर ही लेटी रहेगी। तो बेटा ये थी पूरी स्टोरी रफू की सुई की। उसकी गिरने के बाद उसकी क्या क्या दशा होती है, उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस कहानी का जीवन मूल्य है, जीवन के संघर्ष में सभी को अडिग रहना चाहिए। बेटा जैसे जिस प्रकार से इस सुई के जीवन में कितनी सारी परेशानियां आई, लेकिन हर परिस्थिति में उसने अपने गर्व को बनाए रखा था, हार नहीं मानी थी। ठीक उसी तरीके से हर व्यक्ति को जीवन में चाहे कितने संघर्ष आए, उनको अडिग रहना चाहिए। So I hope the chapter is very clear to all of you. Okay, I think I hope chapter is clear. So beta, your homework is to read the chapter once again and find out the difficult words from here. ठीक है, और आप एक कठिन शब्दों का पढ़ेंगे। ठीक है, so that is all for this video. In our next class beta, we will discuss the exercises, question answers of this chapter. So thank you all.